नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिंदी की जो थ्योरिकल सीरीज थी उसी संदर्भ में स्टार्ट करते हैं आज हम पहली क्लास, जिसमें हम बताने वाले हैं आपको वर्णमाला। ठीक है, ये सारे जो भी इसका सिलेबस है वो मैं आपको कल एक्सप्लेन कर चुका था। यदि आपने वो सिलेबस पूरा नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं वर्णमाला की। ठीक है, छोटे छोटे वीडियोज होंगे और हर वीडियो में कोशिश करूंगा आपको पूरा समझाने की। ठीक है, तो बात करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला का एक्सप्लेनेशन होता है कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम। ठीक है, अब वर्ण क्या होते हैं वो आपको बताते हैं। वर्ण यानी अक्षर। वर्ण वो होता है जिसको तोड़ा ना जा सके, जैसे कि हम लिखते हैं अ। अब इस आ को कोई भी व्यक्ति इसको तोड़ नहीं सकता। ये एक मतलब कह सकते हैं कि तोड़ा ही नहीं जा सकता। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये क्वेश्चंस हिंदी में आते, कभी कभी थ्योरिकल पार्ट में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि वर्ण क्या है। तो वर्ण जिसको तोड़ा ना जा सके। ठीक है, सेकंड, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी छोटी इकाई जो होती है वो होती है वर्ण, या इसका कभी कभी आंसर ध्वनि भी हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। सार्थक इकाई यानी कि यदि कोई वर्ण लिखा है, जैसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी वर्ण है, लेकिन अब अगर यहाँ पे हम वर्ण लिखते हैं अ, तो इस अ वर्ड का कोई मतलब नहीं निकल रहा, तो ये बोल रहा है कि सार्थक यानी कि उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, अब इस अ का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो आ के साथ में अगर हम लिख दें यहाँ पे कोई भी, जैसे कि दो वर्णों को मिलकर एक शब्द बनता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कर। ठीक है, तो एक ये वर्ण है, एक ये वर्ण है, तो इन दोनों को मिला के एक शब्द बना है। इस शब्द का एक अर्थ निकल रहा है, यानी कि कुछ करने के लिए बोल रहा है। यानी कुल मिला के ये है कि सार्थक जो इकाई होती है किसी भाषा की, वो हो जाती है एक शब्द। ठीक है, यानी कि ये एक शब्द है। ठीक है, अब बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। लिखित इकाई तो हमेशा वर्ड ही रहेगी, जो लिखी जा सके सबसे छोटी, क्योंकि इससे छोटा, अब ये एक वर्ड है, अब इससे छोटा इसको लिखा ही नहीं जा सकता। किसी भी वर्ड को नहीं लिखा जा सकता, किसी भी शब्द को इससे छोटा नहीं लिखा जा सकता, और ये है वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई होती है वो वर्ण होती है। अब बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। मौखिक यानी कि जिसको बोला जा सके। बोला तो ध्वनि होती है। ध्वनि यानी कि हम अगर जैसे कि मुंह से कोई आवाज निकालें, ओम ओम या कुछ भी आवाज निकालें, तो वो जो ध्वनि होती है, या कोई भी गाने की जो एक कह सकते हैं ट्यून होती है, वो भी एक इकाई होती है, जो कि भाषा की इकाई होती है। ठीक है, तो वो हो जाती है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। ये जो 5 क्वेश्चन है, 5 में ये जो 4 मेन क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, और सबसे छोटी मौखिक इकाई। देखिए, लिखित में तो आप ध्यान रखिए वर्ण, और सबसे छोटी जो मौखिक होगी वो ध्वनि हो जाएगी। अब सार्थक इकाई तो शब्द ही होनी है, और सबसे छोटी इकाई ध्वनि, सॉरी ध्वनि या वर्ण हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ण के भेद। भेद बेसिकली वर्ण दो प्रकार के होते हैं, आप सबने पढ़ ही रखा होगा इतना तो। एक स्वर, एक व्यंजन। ठीक है, अब बात करें स्वर और व्यंजन का एक्सप्लेनेशन क्या होता है। वे शब्द जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए, ठीक है, स्वर स्वर कहलाते हैं, और वे वर्ण जिनको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़े, वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। तो ये कुल मिला के जो कह सकते हैं वर्ण जो है, ये हमारे स्वर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वे स्वर, वे वर्ण जिनको बोलने के लिए स्वर के सहारा लेना पड़े, तो उनको व्यंजन कहते हैं। ये तो सब आप सबको पता ही होएगा। ठीक है, कुल मिला के आ से लेके अंग आहा तक ये स्वर हो जाते हैं, इतना आप ध्यान रखिए। अब उसके बाद में का से लेके ज्ञानी तक जितने भी जाते हैं वो सारे व्यंजन हो जाते हैं। ये तो आप सबने पढ़ ही रखा होगा। मतलब कि यदि यूपी बोर्ड से यदि आप हैं, चाहे बिहार बोर्ड से हैं, तो जो बेसिक होती है, यानी कि कह सकते हैं फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक, तो ये सब चलता ही चलता है, और वहाँ पे यही हमको पढ़ाया जाता है। बात करते हैं व्यंजन में जो स्वर होते हैं, स्वर कैसे हेल्प करते हैं। देखिए, ये जो का है ना, ये जो का लिखा है, इस का में को जब आप इसका विच्छेद करेंगे का, तो ये निकल के आएगा क। ये आधा का होता है, प्लस इसमें आ मिला हुआ होता है, यानी कि आ ये जो है ये स्वर है, और क ये पूर्णतः कह सकते हैं ये व्यंजन है। ठीक है, अब क और आ मिलके बन जाता है व्यंजन। ठीक है, ये जैसे का जो है हलंत वाला, ये हलंत जहाँ जिस वर्ण के नीचे हलंत लगा हुआ होता है वो आधा वर्ण होता है, तो ये वर्ण
इस वर्ण में ये वाला एक दूसरा वर्ण मिल गया यानी कि स्वर मिल गया, तो अब ये जाके ये बन गया, तो इसको बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, सेम इसी तरीके से ख, प, ज या कोई भी आप व्यंजन ले लें, उस व्यंजन में या तो आपको अ मिलेगा या कोई दूसरा कोई स्वर होएगा, जैसे चाहे आ हो या बड़ा आ हो, छोटा ऊ हो, ओ हो, ये किसी न कोई स्वर उसमें अवश्य संलिप्त होएगा। ठीक है, ये तो हो गए वर्ण के भेद, ये तो बेसिक था। अब बात करते हैं कि स्वर क्या होता है। हालांकि मैं आपको बता ही चुका हूँ, बट स्वर से संबंधित ये दो तरीके क्वेश्चन आ जाते हैं कि बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है, क्योंकि ऋषि होती है, इसको बोला नहीं जाता, इसको सिर्फ लिखा जाता है। ठीक है, जैसे हम अगर लिखें कि कृति, ठीक है, तो कृति, ये नीचे तो जो री लगी हुई है, ये ऋषि वाली री लगी हुई है, तो इसको सिर्फ लिखा जाता है, बट इसको बोला नहीं जाता। और लिखने के आधार पे ये 11 हो जाएंगे, बोलने के आधार पे 10 हो जाएंगे, री ऋषि इसमें ऐड नहीं होता है। अब बात करते हैं स्वरों के प्रकार कितने होते हैं। तो बेसिकली स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लित स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिसमें बोलने में कम समय लगे, जैसे अ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री ऋषि। ये टोटल ह्रस्व स्वर होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, अब वही बात करें दीर्घ स्वर, तो ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे या ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय जहाँ पे लगे, तो वो हो जाते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, या इनको बोल देते हैं संयुक्त स्वर भी इनको बोलते हैं, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त क्यों बोलते हैं? जैसे कि ये आ है, अब सपोज ये एक छोटा आ लिखा, इसमें अगर हम एक और आ ऐड कर दें, तो छोटा आ प्लस छोटा आ इक्वल टू बड़ा आ, तो ये दो स्वरों से मिलके बना है, तो इस वजह से इसको संयुक्त स्वर बोलते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो 7 होती है, ये ध्यान रखना आप। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4, संयुक्त स्वरों की संख्या 7। ठीक है, अब बात करते हैं प्लुत स्वर की। तो प्लुत स्वर जो होते हैं, इसको बेसिकली तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे। बट आप कैसे डिसाइड करेंगे इसमें दुगना समय लग रहा है, इसमें 3 गुना? तो इसका एक दूसरा एक तरीका होता है, जिन शब्दों को खींच के बोला जाए, जैसे हम बोलते हैं ना ओम, तो ये जो खींच यहाँ से लेके यहाँ तक गया है ना खींच के, तो ये हो जाता है प्लुत स्वर। जैसे राम, और आगे तक चला गया, यहाँ पे बीच में कंपन हो रहा है, ठीक है, तो ये प्लुत स्वर हो जाएगा। तो इस तरीके, हालांकि एग्जाम्स में या तो आपसे ह्रस्व स्वर पूछा जाएगा या दीर्घ स्वर पूछा जाएगा, ये प्लुत स्वर से संबंधित क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं। बट वही बात है, अगर आपकी किस्मत ही खराब है तो पूछा जा सकता है। तो उस संदर्भ में आप ध्यान रखेंगे, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री ऋषि। ठीक है, इसके अलावा जो दीर्घ स्वर होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, तो ये संयुक्त स्वर हो जाते हैं, या इनको ही दीर्घ स्वर भी बोलते हैं। और ये 7 तरीके के होते हैं, और प्लुत स्वर वही जो खींच के बोले जाए वो प्लुत स्वर हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो जीवा के आधार पर, यानी जीवा क्या होती है? जीभ हमारी। ठीक है, जीभ यानी कि इसके भी बेसिक 3 तरीके होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में जो वे स्वर जो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाएं, मध्य स्वर में जो जीभ के मध्य भाग से बोले जाएं, और पश्च स्वर में जो जीभ यानी हमारी जो जीभा होती है उसके पीछे वाले हिस्से से बोले जाएं। ठीक है, अब इसको आप बोल के देखिए एक बार, ई, ई, ए, ऐ। तो कुल मिला के ये जो 4 स्वर हैं ये अग्र स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर हमेशा एक ही रहता है, अ। इसको अगर आप बोल के देखें तो अ, ना आगे का पता चल रहा ना पीछे का, बस आपको एक सेंटर में एक फोर्स जैसा लग रहा होगा आप जब इसको बोल के देखेंगे अ। ठीक है, तो ये मध्य स्वर हो जाता है। अब बात करते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर में ऐसे भी आप देख सकते हैं जहां पे मतलब हमारा एक तरीके से ज्यादा फोर्स लगेगा, तो वो पश्च स्वर हो जाएगा, जैसे आ, ऊ, ऊ, ओ, औ। जब आप ये पांचों स्वर बोलेंगे, तो आपको मतलब जीवा के अंदर वाले हिस्से में, यानी पश्चिमी पीछे के हिस्से में एक अलग सा कंपन उत्पन्न होता हुआ दिखेगा। ये आप स्वयं ही फील कर सकते हैं। तो ये हो जाते हैं पश्च स्वर। ठीक है, तो इस तरीके से अग्र स्वर हमारे ई, ए, ऐ, मध्य स्वर अ, और पश्च स्वर आ, ऊ, ओ, औ। ठीक है, तो ये जीवा के आधार पर हमारे स्वरों का वर्गीकरण हो गया, अग्र, मध्य, पश्च। मध्य में केवल आ रहेगा, अग्र में छोटा ई, बड़ा ई, ए, ऐ। इसी के अलावा जितने भी स्वर हैं वो आपके पश्च स्वर में आ जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक हो गया। अब बात करते हैं मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुंह खुलना यानी कि जब हम कोई स्वर बोलते हैं तो हमारा मुंह जो होता है ओष्ठ
या कह सकते हैं चाहे मुंह ही बोले, मुंह हमारा कितना खुलता है। तो इसके आधार पर वैसे 4 तरीके के होते हैं, समृत स्वर, अर्ध समृत, विव्रत और अर्ध विव्रत। समृत स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद हो, ठीक है, मुख लगभग बंद हो जाए, पूरा जो हमारे ओष्ठ है एक तरीके से पूरी तरीके से बंद हो जाए तो वो हो जाता है समृत स्वर। अर्ध समृत में जिनमें मुंह आधा बंद हो, और विव्रत स्वर जिनमें मुंह पूरा खुला रहेगा, और अर्ध विव्रत जिसमें मुंह आधा खुला रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट अगर आप एक बार नजर डाल देंगे तो ऐसा इसमें कोई मतलब है नहीं रॉकेट साइंस। अब बात करते हैं इन वर्णों की या इन स्वरों की, समृत स्वरों की, जिसमें मुख लगभग बंद रहेगा, जैसे ऊ, ई, ई। तो इनको जब आप बोल के देखेंगे तो आपको फील होएगा कि आपका जो मुंह है ना वो पूर्णतः बंद हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा बंद हो, जैसे ओ, ए। तो इनमें जो हमारे ओष्ठ है वो लगभग आधे तक बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विव्रत स्वर। विव्रत स्वर में मुंह पूरा खुला हो, पूरा खुला सिर्फ एक ही स्वर रहता है इसमें, आ। बाकी इसके बड़ा आ के अलावा कोई भी आप स्वर बोलेंगे तो आपका मुंह पूरा खुला नहीं रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं वे स्वर जिनमें मुंह आधा खुला रहे, जैसे ओ, सॉरी औ, ए। तो ये जो 3 स्वर है इनमें आपका जो मुंह है वो आधा खुला होएगा। ठीक है, तो मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे करेंगे, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत। देखिए, अब हो सकता है ये आपको समझ में ना आए, बट आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। अब मैं ऐसा किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अब उत्तर प्रदेश के जो आने वाले एग्जाम है, हो सकता है इसमें टीसीएस अप्लाई करे, मतलब कि जो कह सकते हैं ना, जो विधा वो क्या होता है, नोटिफिकेशन निकलता है, यानी कि एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। ठीक है, तो अगर टीसीएस इस टेंडर को पास कर लेती है, चाहे वो यूपी पुलिस का हो या फिर यूपीएसआई का, तो अगर टीसीएस के हाथ में ये परीक्षा आ जाती है तो टीसीएस ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। इसलिए मैंने ये रखे, वैसे मैं ये नहीं रखता, बट टीसीएस जिस लेवल के क्वेश्चन पूछता है वो ऐसा ही पूछेगा कि निम्न में अर्ध समृत स्वर कौन सा है। अब यदि आपने अर्ध समृत स्वर पढ़ा ही नहीं होगा तो आप कैसे जान पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, चूंकि आपका सारा पढ़ा हुआ होगा लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। या फिर अर्ध विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत, अब अगर इसकी मीनिंग ही आपको नहीं पता है कि अर्ध विव्रत यानी कि जिसमें मुंह पूरा खुला होगा। ठीक है, तो यदि ये आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि आप इसका नोट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं इसकी पीडीएफ मैं अपना नोटिफिकेशन में, या कह सकते हैं हमारे वीडियो के जो नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहाँ पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा इसकी, तो वहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हैं पीडीएफ ओपन करके, या फिर साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलें तो आपको समझ में भी आता रहेगा और आपका एक तरीके से रिवीजन भी होता रहेगा। बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि जो हमारे ओष्ठ होते हैं, लिप्स। ठीक है, लिप्स की जो एक संरचना होती है उसके आधार पर अगर स्वरों का वर्गीकरण किया जाए तो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी यानी कि वृत्त, आप सबको पता होगा वृत्त गोल होता है, तो वे स्वर जिनको बोलने में हमारे जो ओंठ होते हैं, लिप्स होते हैं, वो एकदम गोल हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं वृत्तमुखी। और वे स्वर जिनको बोलने में लिप्स जो होते हैं वो गोल नहीं होते हैं। ठीक है, या जैसे कि ऊपर का लिप्स अलग हो गया, नीचे का अलग हो गया, कुल मिला के लिप्स गोल नहीं होते हैं, तो वो हो जाते हैं आवृत्तमुखी। अब इनको डिफाइन कैसे करेंगे, अब आप इसको बोल के देखिए, छोटा ऊ, ऊ, ओ, औ। तो जब आप इसको बोलेंगे तो आपको फील होएगा कि आपके जो लिप्स हैं वो एक पूर्णतः गोल हो चुके हैं। तो ये जो गोल हो चुके हैं, व्रत की अवस्था में आ चुके हैं, तो ये हो जाते हैं वृत्तमुखी। अब बात करते हैं आवृत्तमुखी। तो आवृत्तमुखी में यदि आप इसको बोले आ, इ, ई, ए, तो इसमें लिप्स का तो कहीं भी फील ही आपको नहीं आएगा। देखिए, इनको आप बोल के देखो तो आपको लगेगा कि हाँ, आपके लिप्स पे कोई कंपन उत्पन्न हो रहा है, कोई प्रेशर लग रहा है लिप्स पे। लेकिन जब आप ये स्वर बोलेंगे आ, ई, ए, तो लिप्स पे कोई प्रेशर ही फील नहीं हो रहा, तो ये हो जाते हैं आवृत्तमुखी। ठीक है, तो ये तो बेसिक थे, ये तो हो सकता है आपको ऐसे ही आप बोल के देखें खुद से आ जाएंगे। बाकी देखिए, बेसिक ये मैं पर्सनल लेवल पे बोल रहा हूँ कि यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। वो इसलिए कि एक तो साथ के साथ यदि आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो एग्ज़ाम से 15 दिन पहले से अगर आप अपने नोट्स को रिवाइज करना स्टार्ट कर देते ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ
40 में से आप 39 क्वेश्चन तो करके आएंगे ही आएंगे, हो सकता है भाई 38 भी हो जाए, बट इससे कम नहीं होंगे, क्योंकि हिंदी का यार जो सिलेबस है ना वो लिमिटेड है, और उस लिमिटेड में भी मैं कोशिश करूंगा आपको जो भी है वो पूरा पूरा मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो उससे बाहर तो कोई क्वेश्चन आने की उम्मीद है ही नहीं। बस हाँ, हो सकता है कि जो हिंदी साहित्य में से एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो हो सकता है मैंने ना पढ़ाया हो, जैसे कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन उठा लें कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, या पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, कब मिला था, या हो सकता है इस ऐसा पूछे। हालांकि ये तो बेसिक में बताऊंगा कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला जो व्यक्ति था वो उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो फिर ये आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट ऐसे क्वेश्चन एक आएगा या दो आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो बाकी जो भी और जो थ्योरिकल पार्ट होएगा वो मैं पूरा पूरा आपको करवाने की गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो नोट्स आप साथ के साथ बनाते हुए चलिएगा। अब बात करें जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। ऐसे में बात करते हैं कि जाति क्या होती है। तो इसमें बेसिकली दो तरीके के होते हैं जो स्वर, सजातीय और विजातीय। सजातीय क्या होते हैं, जैसे आप बोल के देखिए अ आ इ ई उ ऊ, यहाँ तक तो आप बोलते हुए जाएंगे सेम, लेकिन जब आप जाएंगे ए ओ औ, तो यहाँ पे ये जो वर्ण या स्वर हो जाते हैं ये विजातीय हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, अलग अलग तरीके के स्वरों से मिलके बने होते हैं। जैसे कि एक छोटा आ है और छोटी ई, इससे को मिलके जो बना है तो वो ए बना है। सेम इसी तरीके से छोटा आ और बड़ी ई मिलके ए को बनाएंगे, या ओ है तो छोटा आ और ऊ मिलके ओ को बनाएंगे, तो ये विजातीय हो जाते हैं। अब सजातीय क्या, सिंपल सा है अ आ ई उ ऊ। सजातीय विजातीय जब दो अलग अलग मिलके, यानी कि विजातीय दो डिफरेंट टाइप के, ठीक है, जो तब दो डिफरेंट तरीके के स्वरों से मिलके कोई तीसरा स्वर मिलता है, स्वर बनता है, तो वो विजातीय स्वर हो जाएगा। और दो समान तरीके के, जैसे कि सजाती, आपको बेसिक में बताता हूँ। देखिए, हालांकि इसमें कह सकते हैं कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी, बट मैं भी बता देता हूँ। सपोज आप पंडित हैं, ठीक है, आपके साथ में आपका फ्रेंड वो भी पंडित है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, सजाती। जब भी आप ये मतलब बेसिक ग्रामीण लहजे में बता रहा हूँ, जब भी गांव में आप कहीं जाएंगे तो ये हमारा सजातीय भाई है या हमारे ही जाति का भाई है, ऐसे बोल सकते हैं इसको, ठीक है, हमारे जाति का है। लेकिन वहीं आप पंडित हैं और यहाँ पे कोई क्षत्रिय है, ठीक है, तो ये दोनों दोस्त हैं, ये भी फ्रेंड है, ये मतलब ये इसका फ्रेंड है, ये इसका फ्रेंड, लेकिन ये यहाँ पे इसको सजातीय नहीं बोलेगा। ये क्या बोलेगा, ये इसको बोलेगा कि ये ठाकुर साहब है, और ये इनको क्या बोलेंगे, ये पंडित जी है। तो यहाँ पे ये अलग अलग हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं विजातीय या समान कास्ट का नहीं है, ठीक है। तो सेम वही यहाँ पे आ जाता है। आई होप अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं व्यंजन। स्वरों का क्लियर हो चुका है। अब एक सीरीज में स्टार्ट करूंगा इसी के संदर्भ में, जहाँ पे स्वरों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, यानी कि स्वर क्या होते हैं, स्वरों से संबंधित अभी तक के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस, या स्वरों के प्रकार, किस तरीके से स्वर, ये जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, तो स्वरों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं उस वीडियो में मतलब एक तरीके से क्वेश्चन आंसर टाइप MCQ टाइप करवाऊंगा, जहाँ से आप तैयारी मतलब एक तरीके से अपना आउटपुट देख सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया, कितना आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब बात करते हैं व्यंजन की। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था टोटल जो वर्ण होते हैं, वर्ण दो तरीके के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर मैं आपको समझा चुका हूँ। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन व्यंजन मैंने आपको बताया था जो स्वरों की सहायता से बोले जाए उनको व्यंजन कहते हैं। अब बेसिकली व्यंजन होते कितने हैं, तो बेसिकली टोटल तो व्यंजन होते हैं 33, ठीक है। अब बात करते हैं उन व्यंजन में भी कई तरीके के व्यंजन होते हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि बेसिक आपको पता होगा, अंग आह तक हो गया, उसके बाद में का, खा, का वर्ग का व्यंजन होते हैं, च वर्ग के व्यंजन होते हैं, ट वर्ग के व्यंजन होते हैं, त वर्ग के व्यंजन होते हैं और प वर्ग के व्यंजन होते हैं। इसके अलावा और भी व्यंजन होते हैं, य र ल व स स स ह क्ष त्र ज्ञ, ठीक है, ये व्यंजन होते हैं। अब इनमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि क वर्ग का व्यंजन। देखिए, इसको क्या बोलते हैं, आज से क्या तक इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जो भी बोलते हैं, मेरे माइंड से स्लिप हो गया है। क ख ग घ ञ, ठीक है, च छ ज झ व, ट ठ ड ढ, यहाँ पे देखिए बिंदी यहाँ पे लगेगी, ट ठ ड ढ अण,
त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स स ह क्ष त्र ज्ञ। ये हो गए सारे के सारे आपके हो गए व्यंजन। अब क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर या एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि उपक्षिप्त व्यंजन क्या होता है या निम्न में से कौन सा उपक्षिप्त व्यंजन है। तो व्यंजन में भी कई तरीके के टाइप होते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये जो डा डलिया और ढा ढक्कन, ये जो दो व्यंजन होते हैं इनको बोला जाता है उपक्षिप्त व्यंजन। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि पंचमाक्षर व्यंजन क्या होता है। तो पंचमाक्षर आप यहाँ से काउंट करिए, क ख ग घ ङ, यानी कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये वाली जो सीरीज है ये हो गई आपकी 5th नंबर की सीरीज। ठीक है, तो ये जो पूरी सीरीज है यानी इंग्या व अड़ा न म, ये 5 व्यंजन, और लास्ट वाले मतलब कि इस तरफ से भी लास्ट के और यहाँ से भी सिर्फ 5, तो इन 5 को बोला जाता है पंचमाक्षर, चाहे वो इंग्या हो, व हो, अड़ा हो, न हो, मा हो, इन 5 को पंचमाक्षर बोला जाता है। इसके अलावा इनको नासिक के वर्ड भी बोलते हैं, यानी कि इनको बोलने में आपको अपने नाक की सहायता लेनी पड़ती है। आप बोल के देखिए इंग्या इंग्या, यानी आपके नाक में कंपन उत्पन्न होएगा, या व अण न म। तो ये जो 5 व्यंजन है इनको नासिक के व्यंजन बोला जाता है और पंचमाक्षर व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, और ये जो टोटल आपको 25 दिख रहे हैं ना, क च ट त प, ये सारे मिला के 25 हुए। इन 25 को एक कंबाइंड रूप से स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, ये बेसिक हो गया। अब बात करते हैं इससे संबंधित कुछ अलग क्वेश्चंस, जिसमें मैंने आपको नहीं बताया था, माँ तक बता दिया था, माँ के बाद में य र ल व, इन व्यंजन को बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य र ल व 4 तरीके के होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर य और व, इनको अर्धस्वर बोला जाता है, यानी कि अर्धस्वर क्यों बोला जाता है इसका एक्सप्लेनेशन हम देते हैं। जैसे कि यह है, यहाँ पे ये य और व अर्धस्वर इसलिए कि आधा स्वर, या कह सकते हैं कि इनकी जगह पे अगर हम स्वर लगा दें तो भी काम चल जाता है, इसलिए इनको आधे स्वर की संज्ञा दी गई। जैसे कि ये लिखा है हमारा महिलाएं, यहाँ पे या लगा है, या होता है व्यंजन, व्यंजन की कैटेगरी में आता है, लेकिन या हटा के हम यहाँ पे अगर ये ए लगा दें, ये तो होता है स्वर, तो इसको भी महिलाएं ही पढ़ा जाएगा और इसको भी महिलाएं ही पढ़ा जाएगा। सेम इसी तरह की वा में ये क्या है, कौ वा। ठीक है, वा है। अब इस वा को हटा के हम यहाँ पे अगर आ लगा दें तो ये आ तो हो गया स्वर हमारा। ठीक है, और ये है हमारा व्यंजन, लेकिन ये भी कौवा पढ़ा जाएगा, ये भी कौवा पढ़ा जाएगा। तो इसलिए इस य और इस ब को अर्ध स्वर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, और स्पेशली टीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकंठित या लुंठित व्यंजन। लुंठित या प्रकंठित, देखिए ये थोड़ी भाषा को आपको पकड़ने की जरूरत है। लुंठित या प्रकंपित। प्रकंपित यानी कि वह व्यंजन जिसको बोलने से कंपन उत्पन्न हो, या लुंठित वो व्यंजन जो लंगड़ा के चले। ठीक है, तो ये हो जाते हैं। देखिए बाकी तो और किसी को बोलने में य र ल व आपको कंपन उत्पन्न नहीं हुआ, य व स स ह छ त्र ज्ञ कोई कंपन नहीं, लेकिन जब आप रा बोलेंगे, इसका भी अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा आगे चल के। बाकी आप बस यहाँ पे इतना ध्यान रखिएगा, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए। अर्धस्वर य और व, प्रकंपित या लुंठित रा रहेगा। ठीक है, अब पार्श्विक व्यंजन होता है, ये ल होता है जो जीव के पार्श्व भाग से बोला जाए। ठीक है, ये ला हो जाएगा। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, चाहे आप याद करें इनको, चाहे कुछ भी करें, ये तो आपको करने ही पड़ेंगे। ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है। ठीक है, ऊष्मीय यानी ऊष्मा, संघर्षी यानी कि जब दो पार्ट संघर्ष करते हैं, जैसे 2 चक्की के पार्ट निकल मतलब कि चलते हैं, तो यहाँ से गरम गरम हवा निकलती है, आपने देखा होगा। तो संघर्षी व्यंजन है, ये आपस में संघर्ष कर रहे हैं तो ऊष्मा निकल रही, तो संघर्षी कह दो या फिर ऊष्मी कह दो, दोनों एक ही बात है। तो ये होते हैं स स ह और स स स ह। ठीक है, मतलब कि चाहे आप स श श ह बोले तो आपको एक अलग ऊष्मा सी पैदा होती दिखेगी, या आपको ये लगेगा कि ये मतलब कि संघर्ष कर रहे हैं, आपके मुंह में से ऊष्मा निकलेगी।
ठीक है। तो ये 4 होते हैं, ये ऊष्मीय व्यंजन हो जाते हैं। आप बोल के देखिए श, 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 ह, ठीक है। जब आप बोलेंगे आप खुद ही फील करेंगे आपके अंदर से ना, मतलब हवा निकल रही है मुंह के अंदर से, तो ये ऊष्मीय व्यंजन हो जाता है। देखिए अगर आपको एग्जाम क्रैक करना तो आपको ये खुद से ही कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन दो, जैसे संयुक्त स्वर आपने पढ़ा था कि दो अलग अलग स्वरों से मिलके जब एक नया स्वर बनता है तो वो संयुक्त स्वर हो जाता है। सेम इसी तरीके से संयुक्त जो व्यंजन होता है, दो अलग अलग व्यंजनों से मिलके जब कोई नया व्यंजन बनता है तब उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे स्र, ये स और र इससे मिलके बना, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। अब क्ष, का और छ, इससे मिलके क्या बना है? क्ष, छत्री। त्र, ता प्लस रा, इससे मिलके बना है त्र, ज्ञ, ज्ञ। ज प्लस य, ज्ञ। तो ये संयुक्त व्यंजन, ठीक है। क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन हो गए। अब बात करते हैं यहाँ पे बेसिक वर्णों की संख्या। टोटल वर्ण कितने होते हैं आप सबको बचपन में से ही रटाया गया होगा, 52 होते हैं। 52 कौन से होते हैं? 33 तो इसमें व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त वर्ण होते, सॉरी 11 स्वर होते हैं, आपको बता ही चुका हूं मैं। इसमें 2 अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह मैंने आपको नहीं बताया, ये क्या होते हैं? जैसे कि अंग और अह, ये जो होते हैं ये अयोगवाह होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा अंगूर या अहा, तो ये लास्ट में अंग अहा इसको बोलते हैं, ये अयोगवाह बोले जाते हैं। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा अयोगवाह है, वो आपको दे देगा क्ष, स्र, अंग और एक उपक्षिप्त व्यंजन, ठीक है। अब वो पूछ देगा निम्न में से इनमें से बताइए कौन सा अयोगवाह है। तो अयोगवाह 2 होते हैं, अंग और आहा। सेम उपक्षिप्त व्यंजन ड डलिया और ढ ढक्कन, ये उपक्षिप्त व्यंजन हो जाते हैं। क्षत्र, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। और उपक्षिप्त मैं आपको बता ही चुका हूँ, संयुक्त भी बता चुका हूँ। और ये टोटल 33, तो कुल मिला के 52 व्यंजन हो जाते हैं आपके, सॉरी 52 वर्ण हो जाते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया, हालांकि इसकी कभी नंबरिंग नहीं पूछेगा एग्जाम्स में। एग्जाम्स में बस ऐसे ही पूछता है, जैसा मैंने आपको ये नीचे यहाँ पे बताया, इस तरीके के 4 ऑप्शन दे देगा आपको और पूछ लेगा निम्न में से कौन सा उपक्षिप्त है, निम्न में से कौन सा संयुक्त है, कौन सा लुंठित है, कौन सा संयुक्त व्यंजन है, कौन सा संयुक्त स्वर है, ठीक है। या इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे बेसिकली, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था रा, रा को मैंने क्या बताया था? प्रकंपित या लुंठित। प्रकंपित व्यंजन, ठीक है। प्रकंपित यानी कि जिसको बोलने में कंपन उत्पन्न हो। रा का बेसिकली 4 तरीके से इस्तेमाल होता है, वो मैं इसमें बताता हूँ। कृपा, अब आप यहाँ पे देखिए का के नीचे रा लगा हुआ है, इसको भी आप कृपा बोलेंगे, ठीक है। कृपा, तो यहाँ पे जो रा का मतलब निकल रहा है ये ऋषि वाला रा है, लेकिन बेसिकली अगर बोला जाए तो रा ही बोला जाएगा। तो एक तो ये रा हो गया, दूसरा रा मात्रा। अब यहाँ पे क्या है? पूरा रा आ रहा है, जैसे कि माँ प्लस त, ये ता आधा है, प्लस रा, ये रा पूरा है, तो ये मात्रा, तो ये पूरा रा हो गया। सेम इसी तरीके से कर्म, कर्म में क्या है ना, ये भी कर्म लिखा है। वैसे अगर आप कर्म को पढ़ें क र आधा रा प्लस माँ, इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो रा है इसमें कर्म में ऊपर चढ़ गया, आधा रा है तो माँ के ऊपर चढ़ गया, तो एक ये भी रा है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ट्रक, तो ट्रक में क्या है? टा तो है आधा, प्लस रा पूरा है और प्लस का, तो ये टा के नीचे लग जाएगा ट्रक, ठीक है। तो ये 4 तरीके के रा का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे एक कृपा, मात्रा, कृपा में ऋषि वाला रा लगेगा, स्वर वाला, ठीक है। जो 11 स्वर मैंने आपको बताए थे ना, 11 में जो आखिरी वाला ऋषि था, तो ये स्वर वाला रा हो गया। मात्रा में रा जो है वो पूरा रा रहेगा, कर्म में आधा रा रहेगा और ट्रक में पूरा रा रहेगा, लेकिन
इस रा के पहले वाला जो व्यंजन होएगा वो आधा रहेगा। ठीक है, ये तो रा के रूप हो गए। ये बस आपको मैंने इसलिए बताए थे कि बाई चांस अगर एग्जाम्स में आ जाता है कि बताइए कर्म में किस तरीके का रा का इस्तेमाल हुआ, या कर्म में इस्तेमाल होने वाला रा आधा है, पूरा है, या स्वर है, या व्यंजन है, इस तरीके से आ सकता है। देखिए क्वेश्चंस का कोई भरोसा नहीं, और आज के समय में कंपटीशन इतना अप हो चुका है कि क्वेश्चन देखिए सिलेबस तो उतना ही है, तो क्वेश्चन का ही एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मॉड्यूल है या मोड है वो ही अपग्रेड किया जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आना भी स्वाभाविक है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होकर चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार। बेसिकली प्राणवायु के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण जिसको बोलने में कम प्राणवायु लगे, यानी कि कम पावर लगे, ठीक है, और महाप्राण जिसको बोलने में ज्यादा पावर लगे। ठीक है, अब इसको बेसिकली डिनोट कैसे करेंगे, इसके अलावा इसमें देखिए महाप्राण में ऊष्मीय व्यंजन जितने भी थे मैंने आपको बताए थे, श्र और क्ष, नहीं एक मिनट, इसमें मैंने आपको बताया था श, श, श और हा। ठीक है, स, स, श और ह, इनको बोलने में जो ऊष्मा निकल रही है तो ये हो जाते हैं सारे महाप्राण, क्योंकि अंदर से ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि हवा निकल रही है। ठीक है, तो वही इसका एक्सप्लेनेशन है, महाप्राण जिसको बोलने में ज्यादा पावर लगे, ज्यादा हवा निकले, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब अल्प प्राण जिसको बोलने में कम पावर लगे या कम हवा लगे, तो ये अल्प प्राण हो गया। अब इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन वही जो मैंने आपको बताए थे अंतस्थ व्यंजन, सॉरी, अंतस्थ व्यंजन जो मैंने आपको बताए थे ना, य, र, ल, व, ये जो व्यंजन है इनको बोलने में मतलब मिनिमम से मिनिमम आपको कोई पावर नहीं यूज करनी पड़ रही है, या प्रेशर यूज नहीं करना पड़ रहा। आप बोल के देखिए, य, र, ल, व, वहीं श, श, स, ह, तो इनमें अलग पावर का इस्तेमाल हो रहा है इन व्यंजनों को बोलने में, और इन व्यंजनों को बोलने में तो बिल्कुल मिनिमम पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, और ऊष्मीय व्यंजन महाप्राण। ये बेसिक हो गई। सेकंड, जिन व्यंजनों को बोलने में ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना पड़े वो महाप्राण, और जिनको बोलने में कम ताकत का इस्तेमाल हो वो अल्प प्राण। अब इनको डिफाइन कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख रखा है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। ठीक है, ये अल्प प्राण हो गए, और सेकंड और फोर्थ ये महाप्राण हो गए। अब इसको अगर आप फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ को बोले, जैसे कि का वर्ग लेके आप चलो, ठीक है, का वर्ग में क्या आता है, क, ख, ग, घ और इंग। अब इसमें देखिए अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिखें तो ये वाला जो है ये फर्स्ट लाइन हो जाएगी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, तो आप बोलिए क, वहीं अब आप बोलिए ख। तो जब ख बोलते हैं तो आपको ऐसा फील होएगा कि आपके अंदर से, मुंह के अंदर से जो हवा निकल रही है वो ज्यादा मात्रा में निकलेगी एज कंपेयर टू क। बोल के देखिए एक बार आप, क, ख, क, ख, क, ख। तो ख में ज्यादा पावर निकला तो ये सेकंड नंबर वाला आ गया ख, और का फर्स्ट नंबर वाला। अब क, ख, ग, गा, यहाँ पे थर्ड नंबर पे गा आ गया। गा को आप बोले कितने भी प्रेशर आप लगा के देखिए, पर जितनी ख बोलने में आपको फील हो रहा था कि अंदर से हवा निकल रही, उतनी ग बोलने में नहीं निकलेगी। आप कितना भी प्रेशर लगा के बोल लीजिए, आप ग, 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 ग। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। उसके अलावा गा के बाद घ, जब आप घा बोले तो मिनिमम से मिनिमम आप फ्रिक्वेंसी रखेंगे, तब भी आपको ये फील होगा ना कि अंदर से हवा और ज्यादा निकल रही एज कंपेयर टू क एंड ग। क, ग, घ, क, ग, घ, क, ख, ग, घ। आई होप क्लियर हुआ है होगा। बिल्कुल भी मतलब लोड लेना ही नहीं है, मतलब आप खुद ही बोल के देख लीजिए, अल्प प्राण जहां पे कम हवा निकले, महाप्राण जहां पे ज्यादा हवा निकले, बस सेम ऐसे ही हर उसमें आप चले जाएंगे। केवल का वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ठीक है, और ये जो पांचों वर्ग थे, सॉरी मैं स्लिप हो गया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे बोलिए आप च, च,
छ, छा बोलने पे आपको ज्यादा प्रेशर लग रहा है, लेकिन ज झ, झा बोलने में ज्यादा प्रेशर लग रहा है। तो छ और झ ये महाप्राण हो जाएंगे, ख और घ ये महाप्राण हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से जब आप ट वर्ग में आते हैं तो बोलिए ट ठ ट ठ ट ठ ड ढ ड ढ ड ढ। ठीक है, अड़ा अड़ा अड़ा, खुद ही फील हो जाएगा, आप कोई लोड ही नहीं लेना है। अब ता वर्ग में आ जाइए, त थ त थ। ता जब आप बोल रहे हैं तो आपको कोई ऐसा फील नहीं हो रहा कि आपके जीवा के अंदर से या मुंह के अंदर से कोई एयर निकल रही हो, या निकल भी रही तो मिनिमम मिनिमम निकल रही होगी एज कंपेयर टू थ त थ द ध द ध न। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं यदि आप प्रैक्टिकली करना चाहें तो। इसके अलावा आप ऐसे भी अल्प प्राण में याद कर सकते हैं, 1 3 5 अल्प प्राण, 2 और 4 महाप्राण। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं प्राणवायु के आधार पर, आप आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा इसमें अंतस्थ व्यंजन ये भी होते हैं और उष्मीय व्यंजन। देखिए ये अंतस्थ व्यंजन आपको याद करके जाने पड़ेंगे, क्योंकि क्या होता है अल्प प्राण को बेसिकली जो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं उनको तो कोई भी बच्चा होता है वो बोल के एक बार फील कर सकता है। लेकिन अगर उसने अंतस्थ व्यंजन में से पूछ लिया कि सपोज उसने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण है, ल ख सॉरी ख, इस तरीके से, तो आपने तो पढ़ रखा होगा कि ख घ, ठीक है, और या सेकंड और फोर्थ वाले सारे महाप्राण होते हैं वो तो आपको याद होगा। लेकिन अगर आपने य र ल व नहीं पढ़ा होगा तो वो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अंतस्थ व्यंजन हमेशा अल्प प्राण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ के साथ मैं कह रहा हूँ नोट्स बनाते हुए चलिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। इसका भी ज्यादा अलग लॉजिक नहीं है, बस उसमें क्या हो रहा था, उसमें अल्प प्राण और महाप्राण में आपको बोलने में पावर का यूज ज्यादा हो रहा था। अब इसमें क्या हो रहा कि आपको एक अलग फील आएगा, मतलब कि कंपन उत्पन्न होएगा आपको बोलने में। ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं, अघोष और सघोष। सघोष को ही घोष भी बोला जाता है, या फिर आप सघोष बोल सकते हैं, ये हिंदी की लैंग्वेज है। जब घोष के साथ, ठीक है, यानी कि घोष, चाहे खाली घोष बोल दो या घोष के साथ तो सघोष, और घोष के बिना तो अघोष। ये जब मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा किस तरीके से इसका होता है। बस फिलहाल आप केवल यही ध्यान रखिएगा कि बेसिकली स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पे भी ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें अघोष और सघोष या घोष। अघोष की डेफिनेशन होती है जिसको बोलने में स्वर तंत्रियां कंपन न करें, वो अघोष वर्ण कहलाते हैं। और जिनको बोलने में स्वर तंत्रियां में कंपन हो वो सघोष। डेफिनेशन से ही आप समझ गए होंगे, यानी कि सघोष कंपन के साथ में तो सघोष, कंपन के बिना तो अघोष। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब बात करते हैं इसके अलावा श श श, यानी कि जो हमारे ऊष्मीय व्यंजन थे, ऊष्मीय व्यंजन में से हा को, इसमें हा इस तरफ आ जाएगा, बाकी ये बचे हुए जो तीन थे वो हो जाएंगे आपके अघोष। और य र ल व जो आपके अंतस्थ व्यंजन थे प्लस ह, ठीक है, ये हो जाते हैं आपके सघोष। इसके अलावा बेसिक जो वहां पे क्या था, अल्प प्राण और महाप्राण में अल्प प्राण था 1 3 और 5, और महाप्राण था 2 और 4। लेकिन इसमें क्या है, एक और जो दो है, 1 2 अघोष है और 3 4 5 ये, तथा सभी स्वर बचे हुए जितने भी स्वर हैं 11, ठीक है, वो सारे सघोष होंगे। और 1 3 5 और 1 2, 1 2 अघोष, 1 3 5 सघोष। कैसे बात करते हैं, जैसे कि आप बोलिए क बोलने में आपके अंदर कोई भी कंपन उत्पन्न नहीं होगा आपके गले में। वहीं आप बोलिए घ, तो जब आप घ बोलेंगे तो आपको कंपन उत्पन्न होएगा। ख बोलिए क ख क ख क ख, कोई कंपन नहीं। वहीं अब उसके अलावा थर्ड नंबर वाला जब आप बोलेंगे, क ख हो गया, ठीक है, क ख। अब आप बोलिए ग ग ग ग घ घ इंग इंग। तो जब आप 3 4 5 नंबर वाले व्यंजन आप बोलेंगे, यहां से आप देखिए, जैसे आप बोलिए च आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, च कोई कंपन उत्पन्न नहीं हुआ आपके गले में, छ कोई कंपन नहीं। वहीं आप बोलिए ज ज ज, जब आप बोलेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको फील होएगा कि हाँ हमारे गले में
कुछ कंपन उत्पन्न हो रहा है। अब आप बोलिए झ झ झ व व व, ठीक है। अब आप इस पे आइए, फर्स्ट पे और सेकंड को बोलिए। ट ट ट ट टमाटर, ट टमाटर, ट ठ ठ, ठीक है। आप बोलिए ड ड ढ ड ढ ड ढ ड ढ, खुद ही आपको फील हो जाएगा, ठीक है। ता वर्ग पे आ जाइए, त थ त थ, देखिए थ था जब आप बोलेंगे तो ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा कहाँ से निकल रही है? तो ऊष्मा अगर निकल रही तो वो आ जाएगा आपका महाप्राण, ठीक है। ऊष्मा का रिलेशन है प्राण से और कंपन का रिलेशन है सघोष और अघोष से, ठीक है। ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसको एक बार आप खुद से एक्सप्लेन करके देखिए, खुद से बोल के देखिए। त थ त थ, था बोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अंदर से हवा निकल रही, तो हवा निकल रही वो महाप्राण में जाएगा, लेकिन त था में आपके गर्दन पे कोई कंपन उत्पन्न नहीं होएगा। लेकिन आप बोलिए द द द, द बोलने पे आपकी ऊष्मा नहीं निकल रही है, लेकिन गर्दन में आपको कंपन उत्पन्न हो रहा है, तो ये द सघोष हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। और ये बेसिकली इन 25 का ही रिलेशन है। इसके अलावा और जो सघोष है इन 25 में ही आप अघोष छांट सकते हैं, और सघोष इनमें से मतलब इनमें से आपके जो अघोष निकल जाएंगे उसके बाद जितने भी व्यंजन बचेंगे वो सारे सघोष ही रहेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष। अब बात करते हैं उच्चारण स्थान। बेसिक ये लास्ट है वर्ण का। अगर आपको समझ में आ गया तो थम्स अप करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा। अब बात करते हैं उच्चारण स्थान। बेसिकली इसमें से भी क्वेश्चन आता है और डेफिनेटली आएगा। ये आपने अगर कोई भी एग्जाम दिया है या नहीं दिया फिर भी आप देना, तो ये इसमें से आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि निम्न में से किस का उच्चारण स्थान तालव्य है, या ऐसा पूछ लिया जाएगा कि द का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो द, अब आप बात करते हैं तो हम पूरा आपको बता ही देते हैं, पहले इसका एक्सप्लेन ही कर देते हैं। उच्चारण स्थान यानी कि जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीवा है वो किस स्थान पे लग रही है, जाके हमारे मुख के अंदर कहाँ पे लग रही है। जैसे कंठ, कंठ यानी हमारे अगर गले में लग रहा है, फील गले में हो रहा है, तो उस कोई भी वर्ण हम बोले, हम अगर बोले एक्स वाई जेड कुछ भी बोले, जैसे हमने यहाँ से उठा ले रहे ख, जब आप खा बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, सपोज आपने यहाँ पे ख बोला, तो आप खा बोलेंगे तो आपको फील होगा आपके गर्दन में कहीं पे कुछ तो हो रहा है। बोलिए, आप खुद से बोल के देखिए, ख ख ख ख, तो आपको फील होगा कि आप कंठ यानी कि गर्दन में, कंठ में कहीं पे कुछ लग रहा है। तो ऐसे कोई भी वर्ण हो, कोई भी स्वर हो, कोई भी व्यंजन हो, कोई भी कुछ भी वर्ण हो, उसको बोलने पे आपको जहाँ पे फील हो कि ये इस स्थान से रिलीज हो रहा है, या इस वर्ण को बोलने पे इस स्थान पे कुछ पिंग कर रहा है, कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, कुछ तो फील हो रहा है, तो उस वर्ण का, उस व्यंजन का, उस स्वर का उच्चारण स्थान वही जगह हो जाती है। बेसिकली इसमें क्या होता है, कंठ, तालव्य, तालव्य होता है हमारे जीवा के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, तालु जिसको बोलते हैं वो। मूर्धन्य, मूर्धन्य हो जाता है जो मुख के अंत वाला जो हिस्सा है वो हो जाता है मूर्धन्य। दंत, दंत हो जाता है हमारे, अगर कोई वर्ण बोलते समय जीवा अगर दांतों में टच कर रही तो वो हो जाता है दंत। ओष्ठ, कोई भी वर्ण बोलते समय अगर हमारे ओंठों पे फील आ रहा है तो वो उन वर्णों का उच्चारण स्थान हो जाता है ओष्ठ। इसी तरीके से कंठ, तालव्य, कोई भी वर्ण बोलते समय कंठ और तालु दोनों का मिक्स अगर आपको फील हो तो वो हो जाता है कंठ तालव्य। इसके अलावा कंठ ओष्ठ यानी कंठ और ओंठ, मतलब गर्दन और लिप्स मिलके अगर किसी वर्ण का उच्चारण स्थान बन फील हो रहा है आपको, तो वो कंठोस्थ, कंठोस्थ हो जाएगा। और दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ, ठीक है, तो ये दंतोष्ठ। अब बेसिकली नीचे से ही चलते हैं। दंतोष्ठ क्या होता है, व, जब आप व बोलेंगे व, तो आपको लगेगा आपकी जीवा जो है वो दांत में भी फील हो रहा है, और व बोलते समय आपके लिप्स भी गोल हो जाते हैं। तो दंत और ओष्ठ का जो कॉम्बिनेशन है वो होता है व। बोल के देखिए आप, व व व, ठीक है। तो व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। कंठोस्थ, ओ औ, ओ औ, जब आप ओ औ बोलेंगे तो आपके लिप्स तो ऑटोमेटिकली गोल हो ही गए, तो ओष्ठ तो है ही वहां पे, लेकिन जब आप बोलेंगे ओ औ, ओ औ,
तो आपके गर्दन में एक वाइब्रेशन फील होगा, यानी कंठ में एक वाइब्रेशन फील होगा। तो इस तरीके से कंठ और ओष्ठ मिलके बन जाएगा दंत कंठोस्थ। तो ओ औ कंठोस्थ हो जाएगा। अब बात करते हैं कंठ तालव्य। कंठ तालव्य यानी कि कंठ और तालु, जैसे ए ऐ, ए ऐ, ए ऐ। तो जब ए ऐ आप बोलेंगे तो आपकी जो जीवा है वो एक तरीके से तालव्य की ओर भी जा रही है और कंठ में भी आपको एक वाइब्रेशन फील होगा। तो ए ऐ कंठ तालव्य हो गया। अब बात करते हैं बेसिक जो है तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। देखिए इंपॉर्टेंट ये भी है, इनको भी छोड़ना नहीं है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है, आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है अगर 40 में 40 लाने हैं तो। अब बात करते हैं कंठ के। कंठ में क्या होता है, देखिए पहले तो आप कंठ को ऐसे कोई भी वर्ण बोल के देख लीजिए, हर वर्ग का वर्ग का आप ले लीजिए, क ख ग घ ङ, तो ये कंठ से बोले जाएंगे, क ख क ख ग घ ङ। या आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, कंठ का वर्ग, जितने का वर्ग में जो भी आएगा वो सारे कंठ में आएंगे। तालव्य, चा वर्ग में जो भी वर्ण आते हैं वो सारे तालव्य हो गए। टा वर्ग में जो भी आएंगे वो मूर्धन्य होंगे। त वर्ग में जो भी आएंगे वो दंत, और प वर्ग में जो भी आएंगे वो ओष्ठ। अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले, उसके बाद में हम ये वाले बताते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ से दंत से चालू करते हैं, त वर्ग। जैसे आप बोल के देखिए, त थ द ध न। जब आप ये वर्ण बोलेंगे तो आपकी जीवा जो है वो दांतों में टच होएगी। बिना कुछ आप कितनी भी कोशिश करें, लेकिन आपकी जीवा दांतों में टच होगी ही होगी। बिना दांतों में टच हुए आप त वर्ग के व्यंजन बोल ही नहीं सकते। बोल के देखिए आप, त त थ द ध न, ठीक है। तो इनको बोलने में आपकी जो जीवा है वो दांतों से टच हुई, तो ये इनका उच्चारण स्थान दंत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ओष्ठ में आप पावर के उच्चारण, पावर के कोई भी वर्ण को आप बोलिए, प फ ब भ म। जब आप इनको बोलेंगे तो आपके लिप्स बंद होके खुलेंगे, आपके लिप्स पे प्रेशर आएगा आएगा। बोल के देखिए, प फ ब भ म। या फिर आप ऐसा करिए, मुंह खोल के रखिए और बोल के देखिए, प। बिना लिप्स मिले हुए पा वर्ग के कोई भी वर्ण को या व्यंजन को आप बोल ही नहीं सकते। तो इससे आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि इस वर्ग के जो भी व्यंजन है या जो भी वर्ण है उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। ये दो क्लियर हो गए, दंत और ओष्ठ। अब बात करते हैं तालव्य की या मूर्धन्य। देखिए, ट ठ ड ढ अण। इनको जब आप बोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये लगेगा आपकी जीभा फोल्ड होके अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो जब आपको ये फील होने लगे कि आपकी जीभा फोल्ड होके गर्दन यानी कि कंठ की तरफ जा रही है, तो वहां पे हो जाएगा मूर्धन्य, जैसे ट। या फिर वैसे भी आप देख सकते हैं, ट वर्ग बोलने पे आपकी जीभा ना तो दांतों से टच हो रही है, ना ओंठों से टच हो रही है, ना कंठ पे कोई फील आ रहा है, ना तालव्य की ओर जा रही। तो ये ट ठ ड ढ ण। तो ये जीवा जहाँ पे फोल्ड हो, कुल मिला के इतना ही ध्यान रखिए आप, जहाँ पे जीवा फोल्ड हो तो वहां पे मूर्धन्य उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। अब बात करते हैं तालव्य की। तालव्य में जहाँ पे आपकी जीवा तालु से टच हो जाए, जैसे च वर्ग का कोई भी आप वर्ण पकड़ लीजिए, च छ ज झ व, च छ ज झ व, च छ ज। कोई भी वर्ण आप बोल के देखिए तो आपकी जो जीवा है वो तालु से टच होगी ही होगी। तो इस तरीके से च वर्ग के उच्चारण स्थानों का, च वर्ग के जो व्यंजन है उनका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा तालव्य हो जाएगा। अब बच्चे कंठ, तो क ख ग घ ङ, तो इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। ये आप बोल के देख सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा है इसमें, जैसे कि अ, आ और ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ रहेगा। छोटा ई, बड़ी ई, य और श, इनका उच्चारण स्थान तालव्य। ये आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए इनमें तो आप ट्रिक यूज कर सकते हैं, आप बोल के आप जान सकते हैं, लेकिन इनको आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, री, र और श, इनको बोलने में आपको फील हो जाएगा कि आपकी जीवा फोल्ड हुई, तो इसमें मूर्धन्य, ठीक है। अब बात करते हैं दंत में, ल और स। इसको भी जब आप बोलेंगे ल और स, सड़क वाला सा है, ये ध्यान रखिएगा, तो आपकी जीवा दंत से टच होएगी। अब बात करते हैं उ, तो जब आप ये बोलेंगे तो आपकी जीवा ऑटोमेटिकली ओष्ठ से टच होएगी, यानी कि लिप्स से टच होगी, तो इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ तक था हमारा आज का। अब
इसके आगे का जो टॉपिक है या इसके आगे जो भी रहेगा मैं आपको एक बार देख के बता देता हूँ। सेकंड क्लास किसकी होने वाली है, ये शब्द रूप एवं विचार। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ शब्द रूप या शब्द विचार क्या होता है, किस तरीके से इसके बारे में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारा मैं बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर उनमें से कोई भी, देखिए 52,000 प्लस वैकेंसी आई है पुलिस की, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। और आई होप आप लोगों को बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और मोस्टली हो ही जाएगा सबका। और इसमें भी अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के लिए योगी जी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया, 20% जो वैकेंसी है वो स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए रिजर्व है। यानी कि अगर 50,000 प्लस वैकेंसी 52,000 है, अगर आप 50 मान के भी चलो तब भी लगभग 10,000 वैकेंसी ओनली फॉर गर्ल्स हैं, ठीक है। तो हिंदी में अगर आप 35 में 35 ले आते हैं, अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, फिर भी हिंदी, जीके जीएस और रीजनिंग में भी आप 38 में 35 ले ही आएंगे। हिंदी में आप 35 ले आते हैं और जीके जीएस में अगर आप 35 में से आप 25 भी ले आते हैं तो बहुत आराम से आपका हो जाएगा। मैथ में आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 35 में अगर आप 10 नंबर भी ले आते हैं तो भी आप, अगर गर्ल्स हैं तो हो जाएगा, क्योंकि 10,000 वैकेंसी लड़कियों के लिए बहुत है। लेकिन हाँ, उतनी वैकेंसी के अनुपात में ही फॉर्म भी फिल होंगे, तो उसी अनुपात में आपको फिर थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। और हालांकि ज़्यादा कुछ है नहीं। तो शब्द रूप एवं विचार के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ में हमारा दूसरा चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जो कि करंट अफेयर है, करंट से रिलेटेड जो होते हैं टॉपिक उस पर रहता है। तो उसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, नॉलेज अफेयर्स को, ठीक है। और चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और इसी के साथ साथ एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे हम, जिसमें हम वर्णमाला से या जो भी मैं टॉपिक सुबह करवाता जाऊंगा या इस सीरीज में मैं एक्सप्लेन करूंगा थ्योरी, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं एक प्रैक्टिस सेट करवाता जाऊंगा, उसमें कवर करूंगा। तो यहाँ पढ़ने के बाद, थ्योरी पढ़ने के बाद, नोट्स कंप्लीट करने के बाद में आप वो भी दीजिएगा, प्रैक्टिस सेशन करिएगा, उसमें टेस्ट दीजिएगा, वहाँ पे रिलेट करिएगा कि आप कितने कर पा रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं कल आपसे, ओके, गुड नाइट।